तो नमस्ते पहले सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम सतिंदर कौर है। मैंने इस साल यूपीएससी की परीक्षा में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मैंने 563 रैंक सिक्योर किया है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट एक 2011 में दिया था। तब कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से मैं वो नई अटेम्प्ट आगे फॉलो कर पाई। तब मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था और मेरे को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो फिर मैंने जॉब करी प्राइवेट सेक्टर में, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हुई। उसके बाद फिर मैंने अपनी 2017 में अपनी शादी के 2 साल बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन करके मैंने फुल टाइम यूपीएससी की पढ़ाई शुरुआत करी है। और उसके बाद 2018 में मैंने प्रीलिम दिया, पर मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं हो पाया। 2019 में फिर मेरा इंटरव्यू तक मेरा हुआ, मेरा मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू हुआ, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। तो इस बार फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है एंड 563 रैंक आया है। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूपीएससी टाइम को ये थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया है आज आप सबसे बात करने का, आप सबसे कुछ सीखने का और कुछ शेयर करने का, जो मैंने अपने यूपीएससी की जर्नी में 4 साल में सीखा है। आई होप कि मैं आपके कुछ डाउट्स जो है कुछ उनको क्लियर कर पाऊँ, ताकि आपकी जर्नी प्रोबेबली एटलीस्ट आपको वो डाउट्स ना आए जो मुझे डाउट आए थे। एटलीस्ट आपको थोड़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइंड जो जितना जिससे मुझे हेल्प हुआ, ताकि मैं आपको वो समझा पाऊँ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रिपेयर करे हैं, जो जनरली मुझसे बच्चे आके पूछते हैं कि मैम आपने कैसे किया था, न्यूज़पेपर कैसे कैसे पढ़ें, करंट अफेयर कैसे फॉलो करें, टेस्ट सीरीज कैसे करें, कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे एस्पायरेंट्स के। तो मैंने ये सेशन कैसे प्लान आउट किया है कि मैं आपको पहले वो क्वेश्चंस का आपको आंसर दे देती हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कॉमन डाउट्स है सबके बीच में, चाहे आप ऑलरेडी इस फील्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या ये आपने अभी शुरुआत करनी है, या आप शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन आपको शुरुआत के जो डाउट्स होते हैं, कौन सा टेस्ट सीरीज, कौन सी करंट अफेयर्स, कौन सा न्यूज़पेपर्स, तो मैं आपको वो सब समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीलिम के रिगार्डिंग है, और इसको मैं प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू में डिवाइड करूंगी, तो फिर जो भी आपके स्पेसिफिक डाउट्स होंगे फिर वो हम आपके डाउट्स पिक करेंगे क्वेश्चंस में से जो आप कमेंट लिख रहे हैं। मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ कि मेरी यूपीएससी जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए के बाद एमबीए मेरा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में रहा। उसके बाद मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में कुछ 4-5 कंपनीज में 7 साल काम किया। मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर वो 7 साल के बाद मैंने रिजाइन कर दिया था। फिर मैंने यूपीएससी की फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू की। तो सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि मैंने कोचिंग ली थी। यानी दिल्ली में ही मेरी शादी हुई है। जैसे मैंने बताया 2015 में मेरी शादी हो गई थी, तो शादी के बाद ही मैंने कोचिंग शुरुआत की। तो क्योंकि मेरी पढ़ाई में और काम करने में कुछ 10 साल का हो गया था। 7 साल तो नौकरी ही करी, फिर उससे 3 साल पहले छोड़ दिया था पढ़ाई वगैरह सब कुछ। तो मुझे दोबारा से एनसीईआरटी किताबें उठाना था कुछ 10 साल के बाद। तो मुझे लगा कि ये अचानक से मैं वर्क और शायद पढ़ाई बैलेंस ना कर पाऊँ। शायद मेरे चैलेंजेस कुछ डिफरेंट होंगे उन बच्चों से जो बिल्कुल ही ग्रेजुएशन के बिल्कुल बाद ही पेपर क्लियर कर लेते हैं या पढ़ाई शुरू कर देते हैं यूपीएससी का। तो इसलिए मैंने कोचिंग लिया कि मुझे एक डायरेक्शन चाहिए थी इस पेपर के लिए। मुझे सोर्सेस का कुछ मुझे आइडिया नहीं था, ये पेपर क्या होता है, इस पेपर में 3 स्टेजेस होती हैं। आई हैड नो क्लू। तो इसलिए मेरे को लगा कि कोचिंग मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, मुझे बेनिफिट करेगा। पर मैं आपको ये एकदम साफ-साफ बता दूं कि कोचिंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोचिंग ले लेता हूँ तो मेरा चांस है, बहुत बढ़िया चांस है, मेरा शॉर्ट तरीका है कि मैं ये पेपर क्लियर कर जाऊँगा या कर जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बच्चों से ऐसे भी बात की है जो बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरनेट की मदद से
पेपर क्लियर किया है जिन्होंने, जो प्रोबेबली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ पर उनका इंटरव्यू तक वो गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडीज के बेसिस पे। तो कोचिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है इस पेपर के लिए। वो गाइडेंस आपको इंटरनेट से, जो ऑलरेडी बच्चे जिन्होंने पेपर क्लियर कर लिया है, आप उनके ब्लॉग पढ़ सकते हैं, आप उनकी स्ट्रैटेजी पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या बुक लिस्ट फॉलो करी थी, उनके क्या सोर्सेज रहे थे, उनका क्या टाइम टेबल था, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। आपको क्या चाहिए? आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, या आपको एक लैपटॉप या मोबाइल चाहिए, एंड दैट्स इट। और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। ये 3 चीजें जरूरी हैं जिसके लिए आपको ये पेपर को क्लियर करने में कोचिंग का कोई हाथ नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, मैं ये प्रीलिम्स में सबसे पहले आते हैं हम। पेपर को 3 स्टेजेस में हम डिवाइड होता है ये पेपर, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। हम पहले प्रीलिम की बात करते हैं। सबको लगता है कि प्रीलिम के लिए अलग से तैयारी होती है और मेंस के लिए अलग से तैयारी होती है। बिल्कुल ठीक। प्रीलिम के लिए हमें कुछ अलग से पढ़ाई करनी नहीं पड़ती है। हमें ऐसा नहीं है कि ये किताब सिर्फ प्रीलिम के टाइम पे आएगी और ये किताब सिर्फ मेंस के टाइम पे आएगी। बस थोड़ी सी अप्रोच का डिफरेंस होता है कि प्रीलिम में हमें, आपने पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे आपने यूपीएससी में। वो एक अलग टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस पर भी हम आएंगे। प्रीलिम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, बहुत ही फैक्ट बेस्ड होता है। उसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, हमें 4 में से एक सेलेक्ट करना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, उसमें आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है और फिर आपको आंसर मिलता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये वाला आर्टिकल किस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन के ये कौन सा आर्टिकल है, ये किस चीज को डील करता है, गवर्नमेंट को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट किसको रिजाइन करता है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं। ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, उसके लिए आपको बहुत नैरो पढ़ाई करनी है। उसमें आपको बस यस नो का आंसर होता है। जैसे कि ये आर्टिकल इसको है, इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का 142 आर्टिकल है, यस है। 142 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का है या किसी और का है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ही है। ऐसा है प्रीलिम्स हमारा। प्रीलिम्स के लिए हमारे बहुत ही नैरो रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास। हमें, आप हमेशा याद रखिए कि यूपीएससी जब भी पेपर बनाता है तो वो हर उस बच्चे के लिए पेपर बनाता है जिसके पास कोचिंग सेंटर्स के रिसोर्सेज हैं, और उस बच्चे के लिए भी बनाता है जिसके पास कोचिंग सेंटर की रिसोर्सेज नहीं है। बस 2 चीजें कॉमन होती हैं। मैं हमेशा ये बच्चों को बोलती हूँ कि सिर्फ 2 चीजें कॉमन है, एक एनसीईआरटीज और एक न्यूज़पेपर। तो यूपीएससी उस बच्चे के लिए भी पेपर बना रहा है जिसके घर पे प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे नहीं आती है। तो हमें ये समझना है, एनसीईआरटी एक ऐसा रिसोर्स है जो हर बच्चे के लिए कॉमन है। तो हमें एनसीईआरटीज तो करनी ही करनी है, उसमें हमारी कोई 2 राय नहीं है। आप एक एनसीईआरटी कीजिए, उस एनसीईआरटी को सपोर्ट करने के लिए आप एक रेफरेंस बुक उठाइए। बस आपको प्रीलिम्स के लिए इतना करना है। करंट अफेयर्स जो मार्केट में मिलते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूट का आप करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। ये मत कीजिए कि वो वाले टॉपर ने एक इंस्टीट्यूट का किया था, दूसरे टॉपर ने एक इंस्टीट्यूट का किया था, मैं दोनों कर लेता हूं तो मेरा और अच्छे मार्क्स आएंगे, मेरा रैंक 1 आ जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एक करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, एक इंस्टीट्यूट का। मार्केट में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हर कोई चाहता है कि आप हमारे पास आए और आप हमारा रिसोर्स खरीदें। आपको देखना है कि आपको किस चीज, कौन से इंस्टीट्यूट के कौन से करंट अफेयर्स से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आप वो रिसोर्स फॉलो कीजिए, आप किसी के पीछे मत भागिए। मैं बोलती हूँ कि हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मेरी भी एक अपनी स्ट्रैटेजी थी, पर मैंने दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज पढ़ी, मैंने उनको देखा कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मुझे क्या बेनिफिट करेगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। तो मैंने उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, जो वो स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी थी। तो आप ये मत फॉलो कीजिए कि उसका इतना रैंक आया था तो उसकी ये स्ट्रैटेजी थी, तो मैं ये सेम टू सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा तो मेरा भी रैंक उतना ही आ जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव पेपर है। आप ये मत सोचिए कि उसने सेम किया था तो मैं भी सेम करूंगा तो मेरा भी सेम रिजल्ट होगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, अपने रिसोर्सेज खुद देखिए। प्रीलिम के लिए कुछ ऐसी बुक्स हैं जो प्रीलिम के लिए आपको उस बुक में से बहुत ही फैक्ट बेस्ड याद करना है, और मेंस के लिए आपको व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब सोचना पड़ता है।
लेकिन रिसोर्स एक है। करंट अफेयर जो आप नोट्स उठाएंगे मार्केट से, करंट अफेयर जो आप फॉलो करेंगे, उसमें आपको प्रीलिम के लिए सिर्फ कुछ याद करना है, व्हाट व्हाई व्हेन, दैट्स इट। और जो मेंस है उसमें आपको अपना एक ओपिनियन डेवलप करना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या ये ठीक था, क्या ये गलत था, मेरा क्या अपना व्यू पॉइंट है, और मैं अपने उस व्यू पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए उसमें कैसे एग्जाम्पल्स डालूं, अपना ओपिनियन कैसे सब्सटेंशिएट करूं, कैसे उसको बोलूं कि हाँ जो मेरा ओपिनियन है वो बिल्कुल ठीक है। ये मेंस का तरीका है, ठीक है। एनसीईआरटी जैसे मैं देख रही हूँ कि काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या 6th और 12th की एनसीईआरटीज करना बहुत जरूरी है। देखिए एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे आप 6th से शुरुआत कीजिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि 6th की जो 6th स्टैंडर्ड का जो मैटर है एनसीईआरटी का और जो 12th स्टैंडर्ड का मैटर है, कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेंगे। 6th में बस ये है कि उसको किसी और ढंग से समझाया गया है। 12th और +2 +1 की जो एनसीईआरटीज होती हैं उसमें थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगी, थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट आपको लगता है अगर आप सीधा 11th के ऊपर चले जाते हैं। आप 6 से शुरुआत कीजिए, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे तो आपको एंड में आके लगेगा कि सिर्फ मुझे 11th और 12th की ही करने की जरूरत है। ये मुझे लगता था, आपको हो सकता है कि आपको बार बार 6th और 12th से सारी पढ़नी पड़े। तो आप 6th से शुरुआत कीजिए, उसके बाद आपको देखिए कि आप को लगातार हमेशा 6th से ही रिवीजन करनी है या +1 +2 की आपके लिए ठीक रहेगी। ओके। और फिर करंट अफेयर्स हो गया। न्यूज़पेपर, काफी लोग पूछते हैं कि उन्हें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे हैं, जैसे मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, पर उन्होंने काफी अच्छा रैंक सिक्योर किया था कुछ 2-3 साल पहले। वो उन्होंने बोला था कि वो न्यूज़पेपर नहीं रीड करती थी और वो शायद टॉप 5 में आई थी, शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। तो वो न्यूज़पेपर रीड नहीं करती थी, वो सिर्फ करंट अफेयर्स की जो मार्केट में बुकलेट्स है वो सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड करती थी। सो ये आपका, मैं फिर बोलूंगी, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है कि आपको क्या करना है। मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसमें मेरे को लगता था कि मेरे को व्यू पॉइंट मिल जाता था कि मेरे को फॉर और अगेंस्ट में क्या लिखना है। पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से आप मुझे लगता है कि और भी चीजें हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि मैं मैगजीन्स फॉलो करती थी, मैं योजना पढ़ती थी, मैं कुरुक्षेत्र पढ़ती थी, मुझे उनमें से केस स्टडीज मिल जाती थी अपने आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर रूरल डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है तो योजना और कुरुक्षेत्र में ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिसमें से आप एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं। तो वो मैंने फॉलो किया। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो उसके लिए मैं EPW इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में वो फॉलो करती थी। और योजना, कुरुक्षेत्र, यही मैंने बेसिकली 3 मैगजीन्स फॉलो की है। और न्यूज़पेपर से आपको हर तरीके से करंट अफेयर्स, आपको अपने ऑप्शनल के लिए सब कुछ मैटर मिल जाता है। जब न्यूज़पेपर पढ़ने की बात आती है, कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि आपको न्यूज़पेपर 3 तरीके से पढ़ना चाहिए। एक कि आपका करंट अफेयर बेस्ड के आपको जीएस के लिए कैसे पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है। दूसरा कि आपका ऑप्शनल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मेरे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ऑप्शनल के जो डायरेक्ट के एग्जाम्पल्स जो होते थे मैं न्यूज़पेपर से उठा लेती थी। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सोसाइटी में क्या चल रहा है, कास्ट सिस्टम, ऐसे बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर में ऐसे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। तो मैं वो एग्जाम्पल्स, वो न्यूज में से एग्जाम्पल उठा के अपने सोशियोलॉजी के पेपर के नोट्स में ऐड कर लेती थी। तो मैं दूसरा न्यूज़पेपर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ती थी, सोशियोलॉजी के तरीके से। तीसरा मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आपको समझाना है कि एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, तो आप ये देखिए कि जब पिछला साल का लॉकडाउन हुआ था, हमारे यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। जब माइग्रेंट्स जो थे, जो सिटीज को छोड़ के वापस अपने घरों में, विलेजेस में जाने लगे, तो वो एक एथिकल क्राइसिस भी था हमारे लिए। वो ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आए, बट इट वाज अ एथिकल इशू आल्सो, कि उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी। तो आप अगर न्यूज़पेपर को एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो आपको एक ही न्यूज़ है जो आप तीनों पेपर्स में कोट कर सकते हैं। एक ही आपको ऐसी केस स्टडी भी मिल जाएगी जो आप तीनों में कोट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर में देखें, अगर माइग्रेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप रिवर्स माइग्रेशन का एग्जाम्पल उसमें कोट कर सकते हैं।
अगर आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आपका क्वेश्चन आ जाता है माइग्रेशन स्लम्स के ऊपर, तो आप तब भी ये वाला एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। और इस बार एथिक्स के क्वेश्चन पेपर में माइग्रेशन के ऊपर केस स्टडी आई थी फुल फ्लेश 20 मार्क्स की। तो एक ही केस स्टडी है जो तीनों पेपर्स में आपके काम कर सकती है। सो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तभी काम करेगा जैसे अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, तो ऐसे में ये काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑप्शनल मैथ्स है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये शायद पॉइंट आपके लिए लागू होगा, पर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर को। जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन ले अगर हम, जैसे स्टडी, तो उसमें है कि आप बच्चे पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ती थी, आपका स्केड्यूल क्या था, आपका टाइम टेबल क्या था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं कुछ 10 साल के बाद मैंने दोबारा पढ़ाई करनी शुरू करी थी, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि मैं वो 10 साल का गैप पूरा कर सकूं। तो मेरी पढ़ाई कुछ एवरेज लगाएं अगर आप, तो 10-12 घंटे की होती थी। कुछ दिन ऐसे भी होते थे कि मैं सिर्फ 8 घंटे पढ़ पाती थी, कुछ दिन ऐसे भी होते थे कि जब मैंने 14 घंटे या 16 घंटे भी पढ़ाई की है। तो वो फ्लक्चुएट होता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने 1 घंटा दिन में पढ़ाई कर ली और मैं सफिशिएंट था मेरे लिए, नहीं। और मैं जब भी सुबह उठती थी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं 6 बजे उठ जाती थी या 7 बजे उठ जाती थी। मेरा ये होता था कि मैं जब भी सुबह उठी तो मैंने उस दिन का टारगेट सेट कर लिया कि आज मुझे इस दिन में ये सब्जेक्ट है और इसका ये सब्जेक्ट का इस टॉपिक तक खत्म करना है। अब वो मेरे ऊपर है कि वो मुझे 2 घंटे के अंदर खत्म करना है या वो मुझे 10 घंटे के ऊपर खत्म करना है। लेकिन अगर मैंने टारगेट सेट किया है तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि जब तक उस दिन का टारगेट पूरा नहीं हो जाता मैं सोती नहीं थी। और टारगेट ऐसा नहीं था कि आज मुझे चलो एक बुक में से सिर्फ 5 चैप्टर्स खत्म करने हैं, नहीं। मेरा टारगेट होता था कि मुझे एक दिन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स को टाइम देना है और हर सब्जेक्ट का मुझे मिनिमम एक बुक, जैसे फॉर एग्जांपल 11th क्लास की एनसीईआरटी आज खत्म करनी है ज्योग्राफी की, तो मैं वो खत्म करती थी। फिर मेरा जैसे हुआ कि मैंने पॉलिटी की बुक उठाई है, तो मेरा ये होता था कि आज मुझे लक्ष्मीकांत में से 20 चैप्टर्स खत्म करने हैं, तो मैं वो खत्म करती थी। तो ऐसे मैंने डेली टारगेट सेट करे और इन टारगेट्स के बीच में मैं अपने प्रीलिम के नोट्स भी बनाती थी, मैं अपने मेंस के भी नोट्स बनाती थी, मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करती थी, मैं आंसर राइटिंग भी करती थी, मैं जो डीएनए जो एनालिसिस होता है हिंदू का, मैं यूट्यूब पे वो वीडियोस देखती थी, बिग पिक्चर फॉलो करती थी राज्यसभा टीवी पर। तो ये सारी चीजें इसी दिन के दौरान होती थी। अभी मैं प्रीलिम्स के लिए आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप अपने करंट मंथली तो फॉलो करते ही हैं करंट अफेयर्स, पर मैंने प्रीलिम्स के लिए, जैसे कि मैंने बताया 2018 में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं हर चीज के पीछे भाग रही थी। मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट्स के न्यूज़पेपर फॉलो करने शुरू करे, करंट अफेयर्स, मैं ऑनलाइन 3-4 वेबसाइट्स को फॉलो करती थी। तो मैंने 2019 के अपने अटेम्प्ट में वो सब खत्म कर दिया। मैं एक चीज फॉलो करती थी और उसे ढंग से करती थी और उसी चीज को बार बार रिवाइज करती थी। प्रीलिम में मैंने अलग क्या किया था कि मैंने अपने न्यूज़पेपर में से खुद नोट्स बनाने शुरू किए थे जो बहुत ही माइक्रो नोट्स थे। आप करंट अफेयर में देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है कि ये वाला ड्राफ्ट बिल आया है, तो आप उस बिल के बारे में पढ़ते हैं, सब कुछ आता है, आप उस बिल के प्रोज एंड कॉन्स पढ़ते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहती थी कि वो जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल है, तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं डीएनए के ऊपर कुछ 5-6 लाइन का अपना माइक्रो नोट्स बना लूं। मैंने आपके लिए ये अपनी कॉपी भी निकाली है, ऐसी मैंने 2 कॉपीज के नोट्स बनाए थे प्रीलिम में। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कुछ करना है, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे माइक्रो नोट्स की मैं बात कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपको शायद ये ना दिखाई दे, तो ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि मैंने लिखा है कि आपको याद हो कि त्रिपुरा में एक हमारी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं रियांग ब्रू करके, तो वो बहुत न्यूज में थे। तो मैंने उनके नोट्स कैसे बनाए थे, मैंने लिखा रियांग पीवीटीजी इन त्रिपुरा, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका फोक डांस क्या है, उनका मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल क्या है, और क्या किस लिए वो न्यूज में था, क्योंकि अभी वहां पे 4 कॉर्नर अग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट में, त्रिपुरा के गवर्नमेंट में और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके बीच में एक गवर्नमेंट का अग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इसलिए मैंने वो ब्रू के ऊपर ये 5 बस लाइंस का एक टॉपिक का नोट्स बना लिया और मैंने इसे ही बार बार रिवाइज किया।
और फॉर एग्जाम्पल अगर और जैसे मैं बनाऊं तो जैसे कि एक रिवर न्यूज में रही थी, आई एम नॉट श्योर कि अब वो क्यों न्यूज में रही थी, तो मैंने उसका ये फेनी रिवर करके था नाम उसका, फेनी रिवर करके मैंने उसमें लिखा कि वो कहाँ कहाँ फॉलो करती है, वो इंडिया और बांग्लादेश की रिवर है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, त्रिपुरा से। और क्यों न्यूज में थी, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ऐसे इस तरीके से मैंने 4-4 लाइंस का नोट्स बना लिया था। जैसे ये देखिए, ये मेलघाट टाइगर रिजर्व जैसे न्यूज में रहा, तो मैंने उसमें लिखा कौन सी स्टेट, महाराष्ट्र, उसमें क्या क्या आता है, उसमें गुगामल नेशनल पार्क, सेंचुरीज 1, अम्बरावदा, नरनाला, और वहां कौन सी ट्राइब रहती है। तो मैंने इसका एक मेलाघाट टाइगर रिजर्व का एक ये बना लिया। तो ऐसे ही मैं न्यूज को ऐसे माइक्रो नोट्स मैंने बनाए। और जैसे मैं क्या करती थी प्रीलिम के लिए, हम अक्सर पढ़ते हैं कि कोई एक रिपोर्ट आती है न्यूज में, और हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो होता है कि दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिपोर्ट रिलीज की है। तो मैंने न्यूज में से क्या करना शुरू करा, कोई भी रिपोर्ट का नाम आता था मैं उसका नाम यहाँ लिख लेती थी, और उसके बाद यहाँ पे कि वो रिपोर्ट किसने रिलीज की है। तो मेरे पास कुछ बाय द टाइम प्रीलिम आया 1 साल के अंदर, ऐसे देखिए ये सब, ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स का नाम है। तो सिर्फ मैंने क्या करा, रिपोर्ट का नाम लिखा और वो किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। और जैसे ऐसे ही हमारे न्यूज़पेपर में जैसे किसी ट्राइब का नाम आता था तो मैं लिख देती थी ट्राइब, कौन सी स्टेट, कौन सा फेस्टिवल, क्या लैंग्वेज। और ये सारी मैंने ऐसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम लिखा है कि कौन सी टाइगर रिजर्व, कौन सी स्टेट, बस। सो बाय द टाइम मेरा प्रीलिम जब आया तो मेरे पास कुछ 150 रिपोर्ट्स के नाम हो गए थे, कुछ 50-60 ट्राइब्स के नाम हो गए थे। उस साल में जो भी नाम आता था वो मैं 1 साल के, आप बोल सकते हैं कि 1 साल में न्यूज़पेपर में जितने भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ट्राइब्स, उनके फेस्टिवल्स, कोई भी रिपोर्ट, तो मैंने उसका एक सेग्रीगेट नोट बना लिया। तो सिर्फ इन 3 चीजों से करने से मेरे मिनिमम 6 मार्क्स पक्के हो गए प्रीलिम्स में। मुझे ये था कि अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसके बाहर कुछ आ गया तो फिर देखी जाएगी। तो आप ऐसे ही नोट्स बनाइए, माइक्रो नोट्स, कि अगर मतलब एक रिपोर्ट आ जाती है, उसके नाम सिर्फ इतना लिख लीजिए कि उस रिपोर्ट किसने रिलीज की है। तो ऐसे आपको प्रीलिम्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। मेंस में आप उस तरीके से कीजिए कि मेंस में जैसे हर टॉपिक के ऊपर मेंस का आप सिलेबस चेक करेंगे, हर सिलेबस में जो भी टॉपिक का वर्ड मेंशन है, जैसे कम्युनलिज्म, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, हर टॉपिक के ऊपर आपके पास कम से कम 400 वर्ड का मैटर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 400 वर्ड का मैटर है तो एटलीस्ट आप तभी पेपर में 200-250 वर्ड का आंसर लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मेंस के नोट बनाइए। और उसमें था, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम आंसर राइटिंग कैसे करें, हमें आंसर राइटिंग करनी नहीं आती है। अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी आती, आपको नहीं पता कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप कभी सीख भी नहीं पाएंगे। तो आंसर राइटिंग आपको तभी आएगी जब आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, आप उसे ना आते हुए भी बार बार लिखेंगे। तो अब शुरुआत कैसे करें आंसर राइटिंग की, आप उन आंसर्स को, क्वेश्चंस को उठाइए, आपको कहीं बाहर क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें लिखिए, आप उसमें से बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन उठाइए। फॉर एग्जांपल आप उसमें लिखा, देखिए अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन आया है तो आप उसमें ये लिखिए कि अटॉर्नी जनरल के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, गवर्नर की पावर्स को सॉल्व कीजिए, हमारे और अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर्स कैसे डिफरेंट है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए जो बहुत ही स्टैटिक हैं, जिसमें करंट अफेयर्स बेस्ड कुछ भी नहीं है। जब आप उन आंसर्स को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने आप, आपको लगेगा कि आई शुड मूव टू अनदर लेवल, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाके बात करनी चाहिए, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाके आंसर सॉल्व करना है, मुझे करंट अफेयर बेस्ड सॉल्व करना है, मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप पहले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाएंगे, आप बोल रहे हैं कि आपको पहले ही आंसर राइटिंग करनी नहीं आती है, तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं पर थोड़ा और डगमगा जाएगा। तो आप उसी तरीके से आप अपने आंसर लिखने शुरू कीजिए। अब प्रीलिम के लिए और रिसोर्सेज की बात अगर करें कि मेरे रिसोर्सेज क्या थे,
तो मेरे रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूपीएससी हर बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर बनाती है, तो मेरे रिसोर्सेज एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर बेस्ड एक कोई भी एक टेस्ट आप उठा लीजिए, उसमें से मार्केट में से करंट अफेयर कंपाइलेशन ले लीजिए मंथली वाला, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हर मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप प्रीलिम देने जा रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना नहीं जा सकते। आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो हर साल ऐसा होता है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से मिनिमम एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। हमारे इंडिया की ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होगी, ये स्टैटिक पार्ट है। अगर आप स्टैटिक पार्ट के ऊपर अपनी मास्टरी कर लेते हैं तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि स्टैटिक पार्ट में से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री में यूपीएससी तब से क्वेश्चन पूछ रही है जब से शायद ये पेपर शुरू हुआ होगा, तब हिस्ट्री कभी नहीं बदलेगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट वो तो सॉल्व करने ही हैं जो स्टैटिक पार्ट है। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाने हैं। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदलेगा इंडिया का। तो आप, और ये इससे आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपकी पढ़ाई किस एंगल में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या आप सही पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आई एम श्योर उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर हैंडी रखिए, उसे अपना गाइड बुक बना के चलिए, तो हो जाएगा प्रीलिम्स। इसमें आप बस कॉन्फिडेंस की बात है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आप ये देखिए कि अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बट अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहता है कि टेस्ट सीरीज में शायद आप ना खरीद पाए, आप उतने रिसोर्सेज उसे एलोकेट नहीं कर पाए, तो आप बुक मार्केट में से जो ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं आप उनको उठा लीजिए। उनके क्वेश्चन पेपर्स में आप उन्हीं को सॉल्व कीजिए और साथ में मॉडल आंसर दिया हुआ है तो आपको बस वो टैली करना है। या आप अपनी फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स या 4 फ्रेंड्स के साथ बैठिए, पेपर सॉल्व कीजिए यूपीएससी का प्रीवियस ईयर, और उसको एक दूसरे से आप चेक करवा सकते हैं। तो उससे आपको साथ साथ फीडबैक भी मिलता रहेगा कि आप अपने आंसर को और बेटर कैसे कर सकते हैं। बट अगर आपको ज्वाइन करनी है तो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, आप अपने फ्रेंड से चेक कीजिए, आप अपने टॉपर्स की रिसोर्सेज चेक कीजिए कि उन्होंने कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात टेस्ट सीरीज में ये है कि जो मार्क्स आते हैं आपको उससे नहीं, आप मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपने टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपको फीडबैक क्या मिल रहा है और उस फीडबैक के ऊपर आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो आप ये देखिए कि आंसर कॉपीराइटिंग कैसे चेक होती है और वो बच्चों को कैसे फीडबैक देते हैं। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मैम आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती थी, आप कैसे सेल्फ स्टडी करती थी, क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करती थी। तो मैं बताऊंगी कि नहीं, मैंने सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया। मैंने जब भी मैं मन होता था कि नहीं अब बस पढ़ाई करने का मन नहीं है तो मैं कुछ वीडियोस देख लेती थी यूट्यूब पर। और वीडियोस भी कैसे कि कोई इंटरेक्शन डिबेट सुन लिया, कोई 15 मिनट्स का कोई बाइट सुन लिया, किसी टॉपिक को गूगल कर लिया तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया। पर सोशल मीडिया से मैं कट ऑफ हो गई थी। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन आपको अपने एम से आएगा। अगर आपका एम है कि ये पेपर क्लियर करना है तो बस वही आपका मोटिवेशन है। अपने गोल्स बनाइए, उन गोल्स को अचीव करिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव किया है। और कुछ बच्चे होते हैं कि मैम ऑनलाइन तैयारी करें या ऑफलाइन तैयारी करें। ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरा हमेशा ये रहता है कि यूपीएससी का पेपर ऑफलाइन है, आपको मैन्युअली लिखना है, आपको वहां बैठ के टाइप नहीं करना है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं लेकिन आप में इतनी क्षमता है कि आप फिर भी ऑफलाइन पेपर लिख पा रहे हैं, 3 घंटे डिवोट कर पा रहे हैं और 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। मुझे हमेशा पेन पेपर हाथ में चाहिए होता था। मुझे ये होता था कि अगर कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं उसे हाथों हाथ ऐड कर लेती थी अपने उस कॉपी के अंदर। तो ऑनलाइन में मुझे ये नहीं होता था कि लैपटॉप खोलो फिर टाइप करो और फिर ऐड करो। तो मेरे लिए ऑफलाइन मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगा। अगेन आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा।
नोट्स वर्सेस टेक्स्ट बुक्स। कुछ टॉपिक प्रीलिम्स में जैसे मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो एनसीईआरटीज का समरी बना लेते थे कि एनसीईआरटी में से मेरे को बुक सारी रिवाइज नहीं करनी है, मैं बस अपनी समरी बना लेता हूँ टेक्स्ट बुक में से और मैं बस उसे बार बार रिवाइज करूंगा। मैंने ये फॉलो नहीं किया। मुझे ये पता था कि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं या तो आप उसको भी ड्रॉ कीजिए, जो उसमें कोट्स लिखी हुई हैं, जो उसमें एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जो उसमें इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। लास्ट ईयर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ये वाली कोट किसने लिखी है, किसकी द्वारा दी गई कोट है ये, और उसका आंसर था अशोका। तो अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वो एनसीईआरटी में से कोट उठाई गई थी। तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि एनसीईआरटी में से क्या इंपॉर्टेंट होगा, यूपीएससी किसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी। तो इसलिए मैंने कभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं बनाए। अगेन मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम एनसीईआरटी का कौन सा क्लास से स्टार्ट करना है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी क्लास से स्टार्ट करना है। 6 से शुरुआत कीजिए, 6 से धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए +1 +2 काफी है तो वही फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को हर क्लास की बार बार 6 को रिविजन करना पड़ेगा तो आप वहां से रिविजन शुरुआत कीजिए। और रिवीजन का आता है कि आपको इस रिवीजन कैसे करें। आपको बस ये देखना है कि रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस पेपर में पास करवाएगी। मेरी फोटोजेनिक मेमोरी नहीं थी तो मुझे पता था कि मुझे एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, तो मैं एक ही टॉपिक को मुझे अभी भी याद है, जब मैं फर्स्ट प्रीलिम मेरा फेल हो गया था तो मैंने 2019 के प्रीलिम के लिए मुझे याद है कि मैंने प्रीलिम्स 3 महीने में फरवरी से लेके उसके तक, मतलब 2019 आई बिलीव 4 अक्टूबर, सीरियसली आई डोंट रिमेम्बर। मैंने प्रीलिम से पहले 3 महीने के अंदर अंदर मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक कुछ 14-15 बार रिवाइज कर ली थी। और मेरी हर रिवीजन के बाद मेरी स्पीड बढ़ जा रही थी। मतलब मुझे पहले दिन जितना मुझे शायद 3 दिन लगे थे पहली बार पॉलिटी को रिवाइज करने में, तो बार बार जब मेरे को रिवीजन करने का टाइम आया तो मेरा ये सीन हो गया था कि मैं एक बुक को एक दिन में 2 बार रिवाइज कर पा रही थी, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपको चीजें याद होने लगती हैं। आप वर्ड देख के समझ आते हो कि ओ अच्छा गवर्नर, ये आर्टिकल, ये ऐसे अपॉइंटमेंट, ऐसे रेजिग्नेशन, ये पावर्स, तो आपको वो चीजें याद होने लगती हैं। बस आपको गवर्नर के वर्ड से आपको चीजें याद आने लगेंगी। तो रिवीजन की है, अपने नोट्स बनाइए, अपने बार बार उसको रिवीजन कीजिए, तभी आप इसमें समझ पाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको नैरो पढ़ाई करनी है, लिमिट रिसोर्सेज रखने हैं। मेंस में क्या है कि आपको वाइड पढ़ाई करनी है। आपको कोई भी आंसर लिखने के लिए आपके पास मिनिमम 15 to 20 पॉइंट्स होने चाहिए। जब आपके पास 20 पॉइंट्स होंगे कोई रखने के लिए, कोई आंसर लिखने के लिए, तो आप एग्जाम में 10-12 पॉइंट्स आराम से लिख पाएंगे। एंड टू मेक श्योर कि आपके 10-12 पॉइंट्स यूनिक हों, आपको उतना ही ज्यादा पढ़ना भी पड़ेगा। तो ज्यादा पढ़िए मेंस में, प्रीलिम में भी ज्यादा पढ़िए, लेकिन रिसोर्सेज कम रखिए। मेंस में रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए और पढ़ना भी ज्यादा चाहिए। अब जैसे इंटरव्यू की बात करें तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने कई बच्चों को बोला है कि पहले मेंस की तैयारी कर लें, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी इंटरव्यू की तैयारी उसी दिन से शुरुआत हो जानी चाहिए जिस दिन आपने इस पेपर के लिए बुक उठाई थी। आप एक दिन में अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदल पाएंगे, आप एक दिन में अपना माइंडसेट नहीं बदल पाएंगे। इस पेपर के लिए आपको अलग माइंडसेट चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच धारा, आपका विचार धारा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप आंसर देते वक्त ऐसे हाथ पैर आपके हाथ चल रहे हैं तो यू हैव टू कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, यू हैव टू शो द कॉन्फिडेंस। आपके आंसर देने में, आपके विचारधारा में आपका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो अगर आप एक दिन में ऐसे कर पा रहे हैं तो आप जीनियस हैं। मैं नहीं कर पाई थी, पर मैंने ये भी नहीं है कि मेरे शायद पहले दिन से शुरुआत हो गई थी, मुझे भी टाइम लगा, पर वो एक दिन पहले का टाइम नहीं था, वो कुछ 6-7 महीने पहले मुझे समझ आ गया था कि इस बार मेंस कुछ अच्छा जाएगा, इस बार चांसेस हैं मेंस क्लियर होने के, तो आई हैव टू स्टार्ट इंटरव्यू का प्रिपरेशन साथ साथ में। तो वो साथ हो गया था। इंटरव्यू के लिए आपको अपना डैफ को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ता है। आप डैफ अपना जब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप उसमें अपनी हॉबीज लिखते हैं, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखते हैं, आप अपनी होम स्टेट लिखते हैं। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो वहां पे पैनलिस्ट हैं वो आपको बैठ के उसमें से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा होम स्टेट पंजाब है, तो वो पंजाब से, जैसे अभी हमने बहुत सुना है कि वहाँ पे ड्रग की प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, बॉर्डर स्टेट है, सिखिज्म का हमने देखा है, सिखिज्म डायस्पोरा है, खालिस्तान इशू है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं और करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो मैंने अपने पंजाब के स्टेट का इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया था कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस का, कि कौन से ऐसे सवाल है जो वहां पे पैनल मुझसे बैठ के पंजाब से रिलेटेड पूछ सकता है। तो वो कुछ एक डॉक्यूमेंट था जो मैंने 60-70 पेजेस का बना लिया था। उसमें पंजाब की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स की, वो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं पंजाब से, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीट्स हैं, फर्स्ट गवर्नर कौन था उस पंजाब में, प्रेसिडेंट रूल कितनी बार आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेवलप करने पड़ेंगे, आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। आपने कौन से कॉलेज से शुरुआत करी पढ़ाई की, आपकी इंजीनियरिंग अगर हुई है तो कौन से कॉलेज से हुई है, उस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, आपका कॉलेज कौन सी स्टेट में था, उस स्टेट की हिस्ट्री क्या है। तो आप जब अपना डैफ को ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी अपने आप होने लगेगी। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारी मॉक दिए थे, तो आपको मॉक्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इंटरव्यू के लिए। और अब सेल्फ स्टडी है, तो कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते थे। सेल्फ स्टडी मैंने लॉकडाउन से पहले मैं लाइब्रेरी में जाके करती थी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी क्योंकि घर पे ऐसा माहौल नहीं था कि आपको बगैर डिस्टर्बेंस आप घर पे पढ़ पाते। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो मैं वहीं जाती थी सुबह और मैं शाम को वहीं तक पढ़ाई बैठ के करती थी। जब लॉकडाउन हो गया फिर तो घर पे ही रह के पढ़ना था, चाहे आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर घर पे रह के होना पढ़ाई शुरू करी मैंने। और मेरी स्ट्रैटेजी सेल्फ स्टडी ये होता था कि जब प्रीलिम का पेपर आता था तो मैं 3 महीने पहले मैं 9:30 बजे पेपर और पेन लेके बैठ जाती थी। टेस्ट सीरीज आप मार्केट से खरीदिए, आपको मार्केट में एग्जाम वो टेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप वहां से अपने 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पेपर 1 सॉल्व कीजिए और 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक पेपर 2 सॉल्व कीजिए। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, क्योंकि आप ये देखिए 5 जून को अगर पेपर है 2022 का, खूब गर्मी होने वाली है, खूब पसीना आने वाला है, लेकिन आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मुझे उन 2 घंटों में पेपर सॉल्व करना है। आपने चाहे कितनी भी तैयारी की हो, आप चाहे फुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपका वो पेपर अच्छा जाएगा, लेकिन अगर आप उन 2 घंटों में प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, तो वो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो मैं 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक पेपर 1 सॉल्व करती थी और 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैं अपना सीसैट पेपर सॉल्व करती थी। तो मैंने यही शुरुआत करी थी ऐसे ही। मेंस के लिए मैं क्या करती थी, मैं मेंस में हर रोज एटलीस्ट 1 घंटा आंसर लिखती थी ताकि मेरी स्पीड बनी रहे, ताकि आदत बन जाए उसकी। तो जैसे जैसे पेपर पास आता गया तो वो 1 घंटे से बढ़ के 3 घंटे होता गया। एटलीस्ट मतलब 6 घंटे तो मैं नहीं लिख पाती थी मेंस के लिए, पर ये होता था कि मैं एटलीस्ट 3 घंटे बैठ के लगातार आंसर मुझे लिखना है। आपको अपने बॉडी को, अपने हाथ को ट्रेन करना है कि लगातार कंसिस्टेंटली आपको 3 घंटे लिखना ही लिखना है। चाहे आपका हाथ दर्द हो रहा है, आपकी उंगलियां दर्द हो रही है, डजंट मैटर। मेरा ये होता था कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन छूट गया तो 0 नंबर मिलेगा। अगर 0 नंबर मिलने से अगर 1 नंबर भी मिल जाता है तो वो मेरे लिए था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट 1 नंबर मिला है, 0 तो नहीं मिला है। तो मेरे को ये था कि मेंस की तो हर क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। तो उसके लिए 9:30 से 12:30 मेरा पेपर सॉल्व करने में जाता था। और मेंस के लिए मैंने कुछ ज्यादा बुक लिस्ट रिसोर्सेज नहीं फॉलो किए थे। मैंने वो मार्केट से करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन उठाई थी, वो आपको टॉपिक वाइज मिल जाती है, तो मैं उसे ही फॉलो करती थी। लेकिन कुछ जैसे नोट्स होते, जैसे कुछ टॉपिक्स थे जो करंट अफेयर्स में रहते थे, जैसे अर्बन फ्लड्स, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ऐसे टॉपिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर का, इंडिया चाइना के ऊपर रिलेशंस। तो इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट्स बना लिए थे। और जो स्टैटिक पार्ट है वो तो आपका कवर हो ही चुका है प्रीलिम्स के टाइम पे, कि कौन सी स्टेट किस बॉर्डर को टच करती है, इंडिया चाइना के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट सॉल्व हुआ है। पर जो कोर इश्यूज रहते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, सॉरी, तो मैंने इंडिया चाइना के ऊपर अपना एक बना लिया। इंडिया एज अ इमर्जिंग लीडर है एट द वर्ल्ड स्टेज, तो मैंने उसके लिए बना लिया। और जो ऐसे टॉपिक्स मुझे मिलते थे वो मैं डिबेट देखती थी राज्यसभा टीवी पर, द बिग पिक्चर, तो मुझे उससे टॉपिक मिल जाता था कि क्या न्यूज में है और किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आपको बताना हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर
एक टर्म न्यूज़ में आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। वो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट के टाइम पे ये वर्ड यूज़ किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर में इस वर्ड को लेके इतने टॉपिक्स आए, इतने एडिटोरियल्स आए, इतनी न्यूज़ आई, तो आई वाज़ लाइक कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर 2 में। तो मैंने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और वो क्वेश्चन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आया क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन आया पेपर एथिक्स में। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मोरालिटी वर्ड है उसमें, तो वो पेपर 4 का भी पेपर बन सकता है क्वेश्चन, तो मैंने उसे पेपर 2 के हिसाब से प्रिपेयर किया। अटॉर्नी जनरल बहुत न्यूज में थे क्योंकि हमारे उसमें बहुत सारे केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से, तो इतने सारे इश्यूज थे, तो मुझे था कि हर इशू के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो किसी एक टॉपिक पे आएगा और मुझे वो टॉपिक चूज करना था। और मैंने हर केस के बीच में एक लिंक निकाला, वो लिंक था अटॉर्नी जनरल, द फेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट। तो मुझे था कि ये बहुत न्यूज में है, हर केस में इनकी कुछ ना कुछ बाइट आती है, तो क्वेश्चन आएगा तो अटॉर्नी जनरल के ऊपर आएगा। मैंने प्रीलिम में सोचा था कि हो सकता है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि ये कौन सा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर वो क्वेश्चन आया मेंस में अटॉर्नी जनरल के ऊपर। तो आपको इस तरीके से न्यूज़पेपर को एनालाइज करना है कि क्या न्यूज़ चल रही है न्यूज़पेपर में और किस चीज़ के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस दिन आपने ये एनालाइज करना शुरू किया तो आपके करंट अफेयर्स खुद ब खुद रेडी होने शुरू हो जाएंगे। तो यही था मेरे लिए। और बस अब आई थिंक मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ। मेरे को लगा कि शायद इसमें ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो अगर हम अभी क्वेश्चन लेना चाहे एनसीईआरटी के ऊपर, मैंने बोला कि लर्न करने के या रीड करने हैं। कुछ चीज़ें हैं जो लर्न करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ रीड करनी है। लर्न कैसे करना है, जैसे उसमें हमें डायग्राम्स दिए होते हैं, मैप दिया होगा इंडिया का, उसमें कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है, कौन सी माइंस हैं, कौन से एरिया में कौन सा मिनरल मिलता है। तो हमें ऐसी चीज़ें को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए एनसीईआरटी में। मेंस की बुक बता दीजिए, मैंने प्री एग्जाम दिया है, मेरा काफ़ी बेटर गया है, मेरा रिजल्ट 27 अक्टूबर को आ जाएगा। मेंस के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं 3 तरीकों से, अपने जीएस के हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपने ऑप्शनल के हिसाब से और अपने एथिक्स के हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, कहीं भी आप उसमें से न्यूज़ मार्केट में से जाके करंट अफेयर कंपाइलेशन खरीद लीजिए। और बुक्स जैसी स्टैटिक बुक्स हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट रिसोर्सेज निकालिए, उनसे बेटर सोर्स आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर का मैंने सीसीआरटी बुक फॉलो करी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने विजन की कंपाइलेशन आती है मार्केट में, मैंने वो फॉलो की थी। इंटरनल सिक्योरिटी, आई बिलीव ये जो कंपाइलेशन ऐसे टॉपिक्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये आपको कंपाइलेशन से मिल जाएंगे। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो करी थी और करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक ऑप्शनल का मटेरियल इजीली मिल जाता है, आई एम श्योर मिल जाता होगा, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मेरे लिए भी रिसोर्सेज को निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल था। पेपर 1 हमारा स्टैटिक है, पेपर 2 बहुत ही करंट अफेयर डायनामिक बेस्ड है, तो मैंने पेपर 1 के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे कर करके, मैंने नेहा भोसले जी की स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, उनका लास्ट ईयर क्लियर हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है सोशियोलॉजी के ऊपर, तो मैंने उनकी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से क्लोजली मॉनिटर करा और फॉलो किया है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि सोशियोलॉजी के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो आप उन सबको पढ़ सकते हैं। मैंने भी उन्हीं से इंस्पिरेशन लिया था और मेरा अच्छा इस बार स्कोर इम्प्रूव हुआ है सोशियोलॉजी में, तो आप वो उनको एक बार उनके आप ब्लॉग पर जाके जरूर पढ़े, नेहा भोसले जी। मैम विदाउट कोचिंग सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए और आपका हो जाएगा। और बस आपको उस पर पढ़ना है, सब कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सबकी स्ट्रैटेजी दी जाती है ऑनलाइन। किसी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए या अपनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पढ़ के खुद अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, हो जाएगा। कोचिंग की जरूर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से ही ये पेपर क्लियर जा सकता है, नहीं। मेंस में एक दिन में कितने पेपर होते हैं? सब मेंस में जीएस के 2 पेपर होते हैं, ये 9 पेपर होते हैं। एसए का एक दिन में पेपर होता है, फिर अगले 2 दिन में 4 पेपर हो जाते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। फिर मंडे टू फ्राइडे छुट्टी रहती है, तो फिर सैटरडे संडे में आपका ऑप्शनल और जो आपका कंपल्सरी पेपर है वो होते हैं। सो एसए का एक ही दिन में पेपर होता है, बाकी सारे पेपर एक दिन में 2 पेपर होते हैं। एक दिन में पूरी बुक कंप्लीट
करें तो वो याद रहेगी। जैसे मैंने बोला, रिवीजन इज द की। बार-बार रिवाइज करेंगी, एक दिन में एक बुक पढ़िए तो दूसरी सेम बुक 1 हफ्ते बाद फिर से उठाइए, तो आपको बार-बार जब रिवीजन करेंगी तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। इकोनॉमिक्स के लिए आपने ऑप्शनल मटेरियल पूछ रहे हैं, तो आप इकोनॉमिक सर्वे फॉलो कर सकते हैं। प्रीलिम्स में मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, गवर्नमेंट की नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती हैं आप उनको पढ़िए, तो उसमें से आपको मटेरियल मिलता रहेगा। कॉन्सेप्ट्स आप न्यूज़पेपर में ध्यान से पढ़िए, न्यूज़ इकोनॉमिक्स की जो आप देखेंगे टर्म्स फॉलो होती हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन होता है दिस टर्म इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट, तो उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं। आप वो टर्म्स जो है वो आपको न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे। आई ग्रेजुएटेड विद इंग्लिश लिटरेचर, माई स्पोकन इंग्लिश के लिए सर ज़रूरी नहीं है। आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी पेपर क्लियर करते हैं, हिंदी मीडियम में पेपर लिखते हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट की इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो आप लेकिन अगर आप इंग्लिश अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो आप श्योर यूट्यूब के ऊपर बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री एप्स आती हैं, आप उनसे अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। मैम, ज्योग्राफी मेंस में मैप बनाना, डायग्राम बनाना, इन चीज़ों से मार्क्स अच्छे आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं सर। आंसर राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक तो है कि आप अपने आंसर में व्यूज कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके दिमाग में 20 पॉइंट चल रहे हैं। फर्क इससे पड़ रहा है कि अगर आपके पास बहुत ही कॉमन 10 पॉइंट्स हैं और वो 10 पॉइंट सभी लिखने वाले हैं, तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट आपके मार्क्स ज़्यादा हैं? आप एक प्रेजेंटेशन के ऊपर करेंगे, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप अपना कोई डायग्राम बना के अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी में किसी क्वेश्चन आए तो ज्योग्राफी में ये थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है कि आप मैप बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जैसे इस साल आइस कैप्स के ऊपर, ग्लेशियर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसमें रिवर्स ड्रॉ करी थी जो हमारे ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो मैंने वो ज्योग्राफी में डायग्राम बना दिया था। अब जैसे किसी फॉरेस्ट फायर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन से फॉरेस्ट में हमारे प्रोन्स हैं। आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन से एरिया के फॉरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं, कौन से एरिया में रिसेंटली फायर लगी थी। तो आप मल्टीपल क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर हमारा किसी क्वेश्चन आता है कि साउथ एशिया रीजन के ऊपर इंटरनेशनल अफेयर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप डायग्राम ड्रॉ करके बता सकते हैं कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं। अगर इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो इंडिया अफगानिस्तान का आप मैप बना सकते हैं। आप उसमें दिखा सकते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है। आप वो एरिया दिखा सकते हैं मार्क करके कि ये रीजन इतना वॉलेटाइल है। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिंदू कुश से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप वो उस एरिया का मैप ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में अगर इंडियन बॉर्डर को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इंडिया के बॉर्डर मार्क करके दिखा सकते हैं कि इस बॉर्डर में ये प्रॉब्लम्स हैं। आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, वेस्ट के ऊपर डायग्राम से आप पॉइंट्स लिख दीजिए, इस बॉर्डर पर ये वो हैं, इश्यूज हैं, ईस्टर्न बॉर्डर पर ये इश्यूज हैं, कोस्टल में ये इश्यूज हैं, तो आपका आंसर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। सो रादर देन वर्ड्स, सिर्फ वर्ड्स लिखने की बजाय आपने एक डायग्राम ड्रॉ करके अपना आंसर एक्सप्रेस कर दिया। तो कोशिश कीजिए, यही चीजें हैं जो आपके आंसर को स्टैंड आउट बनाएंगी। तो जितना ज़्यादा आप विजुअली अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे और आप जितना अच्छे से अपने आंसर को लिख पाएंगे, उसी के आंसर्स आपको मिलेंगे। आई एम फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, सो आई एम अनश्योर अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स और सीसैट। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस। आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज सच अ वेरी डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द पेपर। उसमें आप बिल्कुल नहीं गेस कर सकते कि क्या क्वेश्चन आएगा। आप कोई भी मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए न्यूज़पेपर में से, सॉरी मार्केट में से, तो उससे आपको वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैथ्स फॉर सीसैट, सर मैथ्स टू बी ऑनेस्ट मेरा भी इतना अच्छा नहीं है, तो मेरी सिर्फ सीसैट जो है हमेशा और हमेशा इंग्लिश के बेसिस पे मैंने क्लियर किया है। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं एटलीस्ट जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें मैथ्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती और जो पैराग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चन है मैं सारे वो सॉल्व करके आती थी। तो बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक मेरा प्रीलिम उससे क्लियर हुआ है। मैम, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, डू वी हैव टू मेक नोट्स डेली? बिल्कुल, आपको करंट अफेयर बहुत ही डायनेमिक है। आप किसी भी मार्केट से कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का मंथली कंपाइलेशन ले लीजिए और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में अपने नोट्स पर्सनली आपको अपने नोट्स दिखाए थे, वैसे आप अपने माइक्रो नोट्स बनाइए तो आपके करंट अफेयर्स उससे कवर हो जाएंगे। मैं जॉब के साथ करना चाहता हूँ, कभी कभी बहुत डर लगता है। जब से मैं सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया हूँ लगता है नहीं हो पाएगा, बट रोकने की कोशिश करता हूँ। कुछ सजेस्ट करें मैम प्लीज। मेरे साथ भी यही इशू था कि जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन तो मैं
जॉब कर रही थी। तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरी एडवर्टाइज़िंग की जॉब इतनी डिमांडिंग जॉब थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे साथ में दोनों को इक्वली जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने इसलिए रिज़ाइन कर दिया था। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जॉब के साथ अपने वो पेपर को क्लियर करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे बच्चों की स्ट्रैटेजी पढ़ें, उनसे थोड़ी-सी गाइडेंस लीजिए। क्योंकि कुछ बच्चों ने किया है, तो आई एम श्योर आप भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी-सी एक डायरेक्शन की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई एम श्योर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये क्लियर किया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, उनकी स्ट्रैटेजी पढ़िए तो हो जाएगा। मैम मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स किया है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ये पेपर सबके लिए है। हर किसी के लिए ये पेपर बनाया गया है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है। मैम इन ज्योग्राफी द मैप ड्राइंग इज कंपल्सरी फॉर गिविंग ब्रीफ। ज्योग्राफी में जनरली ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बनाएं तो डायग्राम, तो आई वुड सजेस्ट कि यस, थोड़ा हो जाता है इम्पोर्टेंट। मैम मेरी डीओबी 2005 है और बीएससी सेकंड ईयर में हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, प्लीज गाइडेंस मैम। जी हो जाएगा, आप बस तैयारी करते रहिए। आप ग्रेजुएशन पर भी आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के टाइम पे ही अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म होती है तो पेपर में अपीयर होते हैं और क्लियर भी कर जाते हैं। तो आप उन बच्चों की थोड़ी स्ट्रैटेजी पढ़िए, गाइडेंस पढ़िए कि वो बच्चे कैसे क्लियर करते हैं, वो अपना पढ़ाई को और यूपीएससी की पढ़ाई को दोनों को कैसे मैनेज करते हैं। आई एम श्योर आप भी कर पाएंगे, कुछ सब हो जाएगा। मैम आपने सब्जेक्ट वाइज स्टडी की थी या फिर मिक्स एंड मैच ऑफ 2 सब्जेक्ट्स? मैंने सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके चला था। आप सोशियोलॉजी में सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और जीएस पेपर में इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये आंसर टॉपिक सोशियोलॉजी का है तो मैं अभी ये टॉपिक सोशियोलॉजी के हिसाब से पढ़ूंगी, लेकिन यही सेम टॉपिक बाद में मैं जीएस के हिसाब से भी पढ़ूंगी। बस ये है कि आपको ये अपना आंसर जीएस में लिखना है तो जीएस के तरीके से लिखना है, और जब वही सेम आंसर आप ऑप्शनल में लिख रहे हैं तो उसको सोशियोलॉजी के तरीके से वो लिखना पड़ता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस बार अर्बन फ्लड्स का क्वेश्चन जो था वो शायद पेपर 1 में आया था, तो वही जो, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो पेपर 3 का टॉपिक है। तो वो अब आपको ये देखना है कि आप पेपर 3 के टॉपिक को अगर आप पेपर 1 में लिख रहे हैं तो आपको वर्ड प्ले करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन टॉपिक सेम है, आंसर प्रोबेबली सेम है, सेम केस स्टडीज हैं, सेम एग्जाम्पल्स हैं, बट जब आप उसको पेपर 1 में लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वर्ड्स के साथ खेलना पड़ता है। हम रीड तो कर लेंगे बट याद रखना डिफिकल्ट होगा, रिवीजन इज द की, रिवीजन करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाय मैम, क्या आपको पता होगा हियरिंग डिसेबिलिटी है कैंडिडेट का इंटरव्यू कैसा होता है? आई एम सॉरी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। आई एम अनअवेयर ऑफ दिस सिचुएशन सर, सॉरी। मैम हाउ कैन आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम क्लास 8 फॉर यूपीएससी आईएएस? स्तुति साहू जी। स्तुति जी, आई एम रियली अमेज्ड कि आप 8th क्लास में हैं अगर, तो आपको अभी से पता है कि आपको आईएएस बनना है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बेसिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि यही बेसिक्स हैं जो आपको, जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देंगे प्रॉपर पेपर के लिए, यही बेसिक्स हैं जो आपको रिवीजन में काम आएंगे। आप अभी से इन बेसिक्स को अच्छे से समझिए, अच्छे से इन्हें याद रखिए और मन लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे नंबरों से पास होइए, तो आप आईएएस भी एक दिन जरूर बन जाएंगी। स्तुति जी, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मेंस में एस्से की कोई बुक बताओ। मैंने एस्से के लिए कोई बुक नहीं तैयारी करी थी। जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, आप इंडियन की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, आप उसके इंडिया के इश्यूज पढ़ते हैं, आप वर्ल्ड के अफेयर्स को अच्छे से तैयारी करते हैं, तो यही टॉपिक्स हैं, यही केस स्टडीज हैं, यही एग्जाम्पल्स हैं जो आप एस्से में भी कोट करते हैं। मैंने एस्से के लिए कोट्स लर्न किए थे थोड़े से, मैंने हर टॉपिक के ऊपर, जैसे पॉवर्टी, हंगर, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी, इन चीज़ों के ऊपर मैंने कुछ कोट्स लिख ली थी, एजुकेशन के ऊपर, डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मैंने टॉपिक्स पे कोट्स बना लिए थे। और जो भी मैंने टेस्ट सीरीज के टाइम पे एस्से लिखे थे तो मैं उन एस्सेस को रिवाइज करके गई थी एस्से में पेपर के पहले, तो मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी थी। मैम ऑप्शनल पेपर के प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना बेटर रहेगा? सर आई वुड सजेस्ट, मैं नॉर्मली यही सजेस्ट करती हूँ कि आप, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2.5 महीने हैं आपके पास, जनवरी भी अगर आप लगा लें तो इन 3.5 महीनों के अंदर आप अपना ऑप्शनल, अपना एथिक्स का पेपर और एसे, इन चीज़ों के ऊपर आप अपनी मास्टरी कर लीजिए, ताकि जब आप प्रीलिम के बाद, जब आपकी तैयारी शुरू होगी और जब आप प्रीलिम के बाद मेंस की तैयारी शुरू करना शुरू करेंगे तो आपको ये 3 चीज़ें सिर्फ रिवाइज करनी होंगी। तब ऐसे आप 1 हफ्ते में 1 दिन लिखना शुरू करिए
ऑप्शनल के अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे ऑप्शनल हैं जिनका कोई एक रिसोर्स नहीं है, कोई एक बुक नहीं है, मल्टीपल बुक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। उन बुक्स में से अपने नोट्स बनाइए और उन्हीं नोट्स को बार-बार रिवाइज़ कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे इस पेपर में उतना कम है। रिवीजन के साथ ही आप चीज़ों को याद रख पाएँगे। रिवीजन ही है, जब आप याद आएँगी चीज़ें तो आप उन्हें आंसर में लिख पाएँगे। प्री और मेन साथ में प्रिपरेशन बेस्ट रहेगा, पहले प्री को कवर करें। सर दोनों साथ-साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि जो रिपोर्ट का नाम आप प्रीलिम के लिए याद करते हैं, उसी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हो सकता है आपको मेंस के आंसर में कोट करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, क्वेश्चन आया था कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। और इसी की आप कोट करते हैं कि इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आप यही चीजें हैं जो आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। तिशा जी फिर से पूछ रही हैं, साइंस ऑफ क्लास 11th एंड 12th नीडेड फॉर यूपीएससी? यस सर, आप मैम आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी। इस बार के अगर आप क्वेश्चंस देखें तो आपको साइंस की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एनसीईआरटी। तो आई एम नॉट श्योर सर, 1 घंटा हो गया है, सो आई विल टेक 10 मिनट्स मोर, तो उसके बाद आई वुड से कि हम ये आंसर सेशन खत्म कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो एक बार मैं फिर से रिपीट देख लेती हूँ। आई बिलीव कि वो हो गया है। विदाउट कोचिंग, ज्योग्राफी ऑप्शनल, कितने दिन, कहाँ है, पेपर कितने साल बाद? खैर आई बिलीव सारे हो चुके हैं। ललिता जी पूछ रही हैं, हेलो मैम, क्या एग्जाम हमसे हो पाएगा? आई एम पुअर इन स्टडी बट आई वांट टू ट्राई। ललिता जी, अगर आपने ये सोच लिया है कि आप करना चाहती हैं ये पेपर, यही बहुत बड़ी बात है। अब जरा भी मैटर नहीं करता कि आप स्टडीज में पुअर हैं या नहीं है, बस आपको इसमें डिसिप्लिन करना है। बट हाँ, स्टडी करनी पड़ेगी। आप ये मत सोच के चलिए कि मेरे स्कूल में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे तो इस पेपर में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेपर आप क्लियर कर सकती हैं, आप बस आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। प्रीलिम्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन सेट यूज करते हैं प्रिपरेशन के लिए। सो क्या कैसा इम्पैक्ट करते हैं या डीप स्टडी करना बेस्ट ऑप्शन होगा, लाइक एनसीईआरटी एंड स्पेशल? सर, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे प्रीलिम में। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपके आधे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं। आपको यस प्रीलिम के लिए बहुत अच्छे से चीजें समझनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी आपकी बहुत हेल्प आएंगी इसमें। निकिता पुरी जी पूछ रही हैं, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते थे एंड मेडिटेशन करते थे क्या? नहीं मैम, निकिता जी, मैंने कोई मेडिटेशन नहीं करी। मुझे होता था कि अगर मैं 7 बजे भी उठ रही हूँ तो मेरा होता था कि 7 बजे उठे हैं, आजकल ये गोल्स हैं, ये टारगेट्स हैं, ये अचीव करने हैं, चाहे उसके लिए 12 बज जाएं या 2 बज जाएं, तो वो खत्म करके मैं सोती थी। तो आई थिंक हमने कवर कर लिया है। सो टिप्स में लास्ट में आई वुड शेयर सम टिप्स कि प्रीलिम्स में जैसे मैंने बोला, लिमिटेड तैयारी कीजिए, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए। एक बुक उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए और एक रेफरेंस बुक उठाइए और इसी को बार बार रिवाइज कीजिए। 9:30 से 12:30 अपना पेपर सॉल्व कीजिए और 2:30 से 4:30 अपना सीसैट का पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा, उससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रखी है, आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। एंड मेंस के लिए अपने नोट्स बनाइए, ऑप्शनल के लिए अपने नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, 9:30 से 12:30 अपना पेपर सॉल्व कीजिए। हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए थे, उससे मेरे बाय द टाइम जब मेरा मेंस हुआ था तो मैं हैंड यूज टू हो चुका था, तो मुझे पेपर खत्म करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अपना कंसिस्टेंसी रखिए अपने उसमें, अपने टाइम टेबल में डिसिप्लिन रखिए अपने, और हर डे अपने टारगेट्स को बढ़ाइए, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि अगर आज मैंने एक एनसीईआरटी बुक खत्म करी है एक दिन में एक टॉपिक की, तो मुझे कल एक क्लास की, जैसे कि मैंने आज हिस्ट्री की 6 क्लास की एनसीईआरटी खत्म कर दी है, तो कल मुझे कोशिश करूंगा कि 7th और 8th की खत्म कर पाऊं। आज मैंने अगर ज्योग्राफी की 6th और 7th की एनसीईआरटी खत्म की है, तो कल आई विल मेक श्योर कि मैं एक क्लास की और खत्म कर पाऊं। सो 6, 7, 8 और रिवीजन के अपने टारगेट्स बनाइए हर रोज। अपना खुद का वी पॉइंट बनाइए, सबकी पढ़िए, सबकी सुनिए, लेकिन जो करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। किसी की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। किसी को भी ये मत सोचिए कि मैं अगर उसकी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा तो मेरे सेम मार्क्स आएंगे। आपके लिए क्या सूट करता है और उनके लिए क्या सूट करता है, वो आप दो अलग इंसान हैं, आपकी अलग, दोनों की अलग स्ट्रेंथ है, अलग वीकनेसेस हैं। तो आप अपनी खुद की पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए और खुद का व्यू पॉइंट बनाइए। मैम, एक ईयर में कवर कर सकते हैं डेली अगर 6 आवर स्टडी करें? ऑफकोर्स सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपनी पर्सनलाइज स्टडी बतानी है। अगर आपको लगता है कि 6 घंटे की पढ़ाई में आप अपना सारा कुछ कवर कर सकते हैं, अपने करंट अफेयर, अपना स्टैटिक पार्ट, अपना
आंसर राइटिंग, अपने वीडियो भी देखने हैं। अगर आप वो सब 6 घंटे के अंदर कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स आप ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू सो मच यूपीएससी टाइम के लिए, सो मच थैंक यू उनको कि उन्होंने मेरे को अपने चैनल पर लाइव आने का मौका दिया। आई होप कि मैं अगर आपके थोड़े से भी डाउट क्लियर कर पाई हूँ तो आई विल बी ऑनर्ड। अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट पूछना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ढूंढ सकते हैं, सतिंदर कौर के नाम से मेरा अकाउंट है। आप मुझे अपना वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एंड रिप्लाई एज सुन एज आई कैन। हाउ टू डू स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी बोथ प्रेप। सर आई एम नॉट श्योर सर कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि क्या यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस के सिलेबस में कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होती हैं। तो आप, मैं वही बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को दीजिए, वही आपकी सबसे बड़ी गाइडेंस है। वही आपको बताएंगे कि कैसे इस पेपर की तैयारी करनी है। सारी कोचिंग इंडस्ट्री यूपीएससी से एक स्टेप पीछे चलती है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको वही पढ़ाते हैं जो यूपीएससी 1 साल पहले अपने क्वेश्चन पेपर में बता चुकी है और पूछ चुकी है। तो आप ये मत सोचिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मैं पास कर पाऊंगा। आप दोनों के पेपर्स में कन्वर्जेंस ढूंढिए और उन दोनों पेपर्स की इंटीग्रेटेड तैयारी कीजिए, तो आप आई एम श्योर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच यूपीएससी टाइम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स कि आप लोग मुझसे जुड़े और आपने सारे क्वेश्चंस पूछे। अगर आपके कुछ भी डाउट्स क्लियर हो पाए हो तो आई विल बी ऑनर्ड। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे सतिंदर कौर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे ढूंढ सकते हैं। Thank you so much. I wish you all the best, and I would love to see all of your names in the final list of UPSC one day. Keep trying, don't give up. अगर आप एक बार भी क्लियर इसमें आपको लगा कि मैं ये नहीं क्लियर कर पाया इस साल, तो आप अपना हिम्मत मत हारिए। अगले साल फिर से दुगनी मेहनत कीजिए, दुगनी तैयारी कीजिए, तो आप ये कर पाएंगे पेपर। मेरी भी 4th अटेम्प्ट थी, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है। मैं आपके जैसी इंटेलिजेंट नहीं थी। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पा रहे हैं, मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैंने 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है पेपर। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई वुड कंक्लूड दिस सेशन। नमस्ते।